हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है परफेक्ट क्राउन। इस ड्रामा की शुरुआत 600 साल पहले जॉसेon एरा से होती है। किंग और वॉरियर्स का टाइम था जहाँ पर किंग क्राउन को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। तब पावर सिर्फ किंग्स की फैमिली के पास ही होती थी, लेकिन अब 21st सेंचुरी में किंग्स फैमिली के साथ साथ बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और रिच लोगों के पास भी पावर होती है और उनकी फैमिली मेंबर्स को ये पावर हेरिडिटी के हिसाब से मिलती है। फिर हम ड्रामा की मेन लीड संग को देखते हैं, जो कि एक हाई क्लास स्कूल के टॉप स्टूडेंट है और उसका कॉम्पिटिटर स्कूल का है एक पॉपुलर लड़का रियू है। हर बार की तरह इस बार भी संग ने रियू से एग्जाम में ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया था और इसी बात को लेकर उनके बीच थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होती है। वैसे संग के टॉप करने पर स्कूल के प्रिंसिपल इतने इम्प्रेस नहीं दिख रहे थे, फिर भी वो उसे थोड़ी बहुत ही हिस्ट्री की बातें पूछते हैं और उसके सही जवाब देने पर एक एंटिक पीस उसे गिफ्ट करते हैं। पर संग प्रिंसिपल कैबिन से बाहर आकर स्कूल फंक्शन में उस एंटिक पीस को फेंक देती है। अब प्रेजेंट टाइम में संग की एक अपनी कंपनी थी जिसके अंदर बहुत से लोग काम करते थे। सभी उससे डरते थे। वो जो ऑर्डर करती थी लोगों को बिना किसी क्वेश्चन के उसे फॉलो करना पड़ता था। तभी संग को उसके असिस्टेंट हाई मीटिंग जल्दी खत्म करके रेडी होने के लिए बोलती है, क्योंकि आज ये उनका बर्थडे था। कोरिया की सभी रिच फैमिली को वहाँ पर बुलाया गया है, तो उन्हें भी टाइम पर वहाँ पहुँचना है। मीटिंग छोड़कर अब संग को ऐसी पार्टी में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर इस पार्टी में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी करके वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की तरफ लोगों का ध्यान ला सकती हैं। इससे उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए वो पार्टी में अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स पहनकर जाने का डिसाइड करती है और अपने एम्प्लॉयज़ को उसके लुक्स को लेकर सोशल मीडिया में एक के बाद एक आर्टिकल ट्वीट करने को बोलती है। बहुत ही कम टाइम में संग ने एक अच्छा पीआर प्लान भी बना लिया था। फिर हम ड्रामा की मेन लीड वान को देखते हैं, जो कि रॉयल फैमिली का छोटा बेटा और किंग का अंकल था। यहाँ पर जब वान नहा रहा था तब हम बाथरूम में थोड़ा सा ब्लड नोटिस करते हैं और कुछ देर बाद वान और उनके असिस्टेंट चॉय की बातों से हमें पता चलता है कि वान सुबह हंटिंग करने गया था। ये ब्लड उसी का है। वैसे तो वान को अपने नेफ्यू मतलब कि किंग के बर्थडे के लिए रेडी होकर पार्टी में पहुंचना था, लेकिन वो चॉय की कोई भी बात नहीं सुनता और सो जाता है। वही इवनिंग को किंग इयान के बर्थडे पर कोरिया के सभी रिच फैमिली, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन वहां पर पहुंचते हैं। मीडिया भी वहां भीड़ लगाकर पार्टी का हर मोमेंट रिकॉर्ड कर रही थी। तभी एंट्री होती है संग की, जो कि सबसे अलग मॉडर्न रेड आउटफिट पहनकर आई थी, जबकि रॉयल पार्टीज में ऐसे मॉडर्न रेड आउटफिट पहनना डिसरिस्पेक्टेड माना जाता है। वहां पर मौजूद सभी गेस्ट लाइट कलर की ट्रेडिशनल आउटफिट पहनकर आए थे, इसीलिए मीडिया का पूरा अटेंशन संग को मिलता है और यही उसका प्लान था। मीडिया से खबर बाहर आते ही उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज उसे लेकर पीआर स्टंट खड़ी कर देते हैं। उसके आउटफिट और फुल लुक को लेकर एक के बाद एक पोस्ट की जाती है, जिसके बाद पब्लिक उनकी कंपनी से संग के वही आउटफिट खरीदने लग जाते हैं। देखते ही देखते सब कुछ सोल्ड आउट हो जाता है और एक छोटी सी कंट्रोवर्सी से संग ने अपनी कंपनी के सेल्स इंक्रीज कर दिए थे। लेकिन वो भले ही मल्टी टैलेंटेड हो, फिर भी लोग उसके बारे में अच्छी बातें नहीं करते, क्योंकि वो एक नाजायज़ औलाद है। उसके फादर ने कभी उसकी मॉम से शादी नहीं की। उसके 10 साल के होने के बाद जाकर उसके फादर को उसके बारे में पता चला और वो संग को घर लेकर आए थे। यहाँ पर संग के फादर कैसल ग्रुप कंपनी के ओनर थे। पार्टी में कुछ लेडीज इसी बारे में बात कर रही थी और उसके रेड आउटफिट को लेकर ताना मार रही थी। तब संग वाइन ग्लास तोड़कर उन्हें डराकर चुप करवा देती है। तभी उसकी मुलाकात अपने स्टेप ब्रदर ताइसू से होती है, जो कि उसकी कंपनी उसके काम को लेकर उसकी इंसल्ट कर रहा था। हालांकि संग चुप नहीं रहती, ताइसू को अच्छा सबक सिखाकर चुप करवा देती है। लेकिन भले ही दोनों कितना भी एक दूसरे को पसंद ना करें, पर हरकतें दोनों की सेम ही थी। फिर कोर्ट लेडी के बुलाने पर पार्टी में मौजूद लोग रॉयल पैलेस के अंदर जाते हैं, जहाँ पर यान और उसकी माँ रांग मौजूद थी। यहाँ पर किंग यान सिर्फ 8 साल का था, जो कि अपना ग्राउंड भी ठीक से संभाल नहीं पा रहा था, पर उसकी माँ उसकी हर एक चीज़ का ख्याल रख रही थी। वहाँ पर मौजूद लोग तो डिनर के शुरू होने का वेट कर रहे थे, पर अब तक प्रिंस वान नहीं आए थे, इसीलिए सभी लोग उसी का वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, पर बहुत लेट और हंटिंग का आउटफिट पहनकर, जो देखकर रांग जरा भी खुश नहीं थी। लेकिन गेस्ट वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए वो वान को भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती और पार्टी डिनर शुरू की जाती है। पूरे कोरिया में भी यान का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। इस दिन को एक पूरा पब्लिक हॉलीडे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है।
इधर रॉयल पैलेस में एक रिचुअल किया जाता है जहाँ पर इयान एक पेपर पर अपनी 3 बर्थडे विशेस लिखता है, जिसके कुछ देर बाद प्रिंस वान रिवर ब्रिज पर फायरवर्क्स के साथ बर्न कर देते हैं। और उस दौरान संग भी वहाँ पर मौजूद थी, जो कि वान को देख रही थी, पर वो उसकी तरफ नहीं देखता। उसके बाद संग फिर से पार्टी में आती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मिन से होती है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों बहुत ही अच्छे पुराने दोस्त हों। दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की सभी बातें शेयर कर रहे थे। इधर वान को चॉय ऐसे बिना बताए कहीं भी जाने को मना करता है। इस टाइम किंग छोटे हैं और वान एक प्रिंस हैं। किंग का क्राउन पाने का हक उनके पास भी है। इस बात को लेकर वान की लाइफ खतरे में भी पड़ सकती है, पर वान को इन बातों का नहीं बल्कि अपनी शादी का टेंशन था। वो शादी तो कर ले, पर उसके बाद चॉय का ही काम बढ़ जाएगा, क्योंकि शादी के बाद वान तो अपनी रॉयल ड्यूटीज छोड़ देगा। तब चॉय को उसकी ड्यूटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये सुनकर चॉय डर जाता है। अभी तो वैसे भी वो ओवरवर्क कर रहा था। वान की शादी के बाद अगर और काम बढ़ गया तो वो पागल हो जाएगा। तब वॉन चॉय से उसके मैरिज को लेकर कैबिनेट मेंबर से डिसअप्रूवल लेने के लिए बोलता है, क्योंकि रूल के हिसाब से जब तक कैबिनेट मेंबर से रॉयल मैरिज को लेकर अप्रूवल नहीं मिलता तब तक शादी नहीं हो सकती। यही तो वान चाहता था, क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी। फिर जब वान पैलेस की दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात संग से होती है। पैलेस की ऐसी जगह में बाहर के किसी पर्सन का बिना परमिशन के आना मना था, इसीलिए वान उसको इस बात के लिए टोकता है। पर संग के मुताबिक वो गलती से रास्ता भूलकर वहाँ पर पहुंची थी। हालांकि वान उसके ऊपर इस बात को लेकर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि वो संग का स्कूल सीनियर था। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। पार्टी में अचानक आग लग चुकी थी। इस आग को देखकर वान को अपना बड़ा भाई याद आता है, जो कि ऐसे ही एक आग में 3 साल पहले जलकर मर गया था। हालांकि आज किसी और को कोई हार्म नहीं हुआ था, फिर भी रांग इस एक्सीडेंट के लिए वान को थप्पड़ मारती है। वो अपने हस्बैंड को तो खो चुकी है, अब अपने बेटे यियान को नहीं खोना चाहती, और किंग को प्रोटेक्ट करना वान की ड्यूटी है। फिर भी ऐसा एक्सीडेंट कैसे हुआ, इस बात को लेकर रांग गुस्सा थी। उनके बीच का ये झगड़ा संग भी सुन लेती है, जो कि उसे बहुत ही अजीब लगता है। इस बारे में वो अपनी असिस्टेंट हाई से बोलती है, पर हाई को सबसे ज्यादा वान की फिक्र थी कि कहीं आग में उसे कोई इंजरी तो नहीं हुई। पूरे रास्ते वो संग से उसके बारे में ही बात कर रही थी। इस दौरान संग उससे स्कूल टाइम की बात बोलती है कि जब वो स्कूल में वान की जूनियर थी, उसे आर्चरी का बहुत शौक था, लेकिन स्कूल का बड़ा प्लेग्राउंड सिर्फ रॉयल फैमिलीज के स्टूडेंट के लिए था। इसलिए संग चुपके से रात को प्लेग्राउंड में जाकर वहां पर आर्चरी प्रैक्टिस करती थी। पर एक दिन वांग उसे वहां पर देख लेता है। वो उसे भागने भी नहीं देता और उसे स्कूल के रूल्स बताने लगता है। तब संग इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करती है। उसके हिसाब से जिन जिन स्टूडेंट्स ने आर्चरी का सब्जेक्ट लिया है, उन्हें बड़े प्लेग्राउंड में ही प्रैक्टिस करने को मिलना चाहिए, तभी तो एग्जाम सभी के लिए इक्वल होगा। रॉयल फैमिलीज के लिए आखिर इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? अगर वान को उससे आर्चरी में जीतना है और ज्यादा मार्क्स एग्जाम में लेने हैं, तो उसकी बराबरी में प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। वान उसकी इस बात से बहुत ही इम्प्रेस दिख रहा था। अगले दिन वान से रांग बात करने के लिए आती है, जो कि अब भी उससे गुस्सा थी। उनके हिसाब से किंग अभी सिर्फ 8 साल का है, तो सभी फॉरेन अफेयर्स, लीगल वर्क्स और सभी रॉयल ड्यूटीज वान को ही करनी चाहिए। पर वो ये उम्मीद ना करे कि वो कभी किंग क्राउन हासिल कर सकता है। वो अभी ग्राउंड प्रिंस है और हमेशा वही रहेगा। किंग तो उनका बेटा ही रहेगा। लेकिन वान को खुद किंग बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। चाइल्डहुड में उसके फादर ने उसे समझा दिया था कि वो हमेशा ग्राउंड प्रिंस ही रहेगा, कभी किंग नहीं बन सकता। किंग उसका बड़ा भाई और उसके बच्चे ही बनेंगे। वैसे भी वान को उसके फादर प्यार नहीं करते थे। वो ये रॉयल किंग का टाइटल लेकर क्या ही करेगा। बाकी वो किंग को प्रोटेक्ट करेगा और अपनी ड्यूटीज करता जाएगा। ये बोलकर वान वहां से चला जाते हैं। दूसरी तरफ संग के घर पर उसके फादर उसकी शादी की बात कर रहे थे। वो अपने पसंद के लड़के के साथ उसकी शादी करवाना चाहते थे, जिस बात पर संग राजी नहीं थी। वो जानती है कि उसकी शादी करवाकर उसके फादर उसे पीछे छुड़वाना चाहते हैं। उसकी कंपनी वो उसके स्टेप ब्रदर ताइजू के नाम कर देंगे, जो कि वो कभी नहीं होने देगी। शादी वो जरूर करेगी, पर अपनी मर्जी के लड़के से। इस बात को लेकर संग का अपनी भाभी हांदा से और अपने भाई से भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जहाँ पर हांदा उसे नाजायज होने को लेकर ताना मार रही थी। वहीं वान अपनी भाभी का दिल रखने के लिए शादी करने के लिए मान जाते हैं। वैसे भी तो उसे शादी करनी होगी, बाद में नहीं तो अभी सही। ये बात वो चॉय को बोलता है।
अगले दिन अभी से शादी के टेंशन से संग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। गुस्से में वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी डांट रही थी। तब भाई उसे किसी तरीके से शांत करती हैं। इधर वान पैलेस छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने के लिए जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात रांग के फादर योंग से होती है, जिनसे वान ज़्यादा कुछ बात नहीं करता। फिर हमें पता चलता है कि रांग और उसके फादर वान को ज़रा भी पसंद नहीं करते, पर पब्लिक वान के नाम से पागल थी। उसे सभी पसंद करते थे क्योंकि उसने अपने फादर और अपने भाई को खोया है। वान के पास लोगों की सिंपैथी है। इसी बात से रांग को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था। वहीं हाई ने शादी के लिए संग को कुछ लड़कों की फोटोज भेजी थी, लेकिन उनमें से कोई भी लड़का संग से बड़ा बिजनेसमैन या फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट और उससे अट्रैक्टिव नहीं था। तो संग हाई को कोई पॉलिटिशियन ढूंढने के लिए बोलती है, पर हाई के मुताबिक पॉलिटिशियंस बिजनेसमैन से शादी करना नहीं चाहते क्योंकि किसी टैक्स प्रॉब्लम या फिर किसी बिजनेस कंट्रोवर्सी में उनका पॉलिटिकल करियर खराब हो सकता है। तभी संग के दिमाग में वान का ख्याल आता है कि अगर वो इतनी परफेक्ट है तो वो रॉयल फैमिली की बहू बनना तो डिजर्व करती ही है। हाय उसे ऐसे सोचने से मना करती है, पर संग उसकी बात नहीं सुनती। वैसे भी वान पूरे कोरिया की लड़कियों का क्रश है, इसीलिए संग वान से मिलने के लिए रॉयल ऑडियंस से रिक्वेस्ट भेजती है। लेकिन संग का एप्लीकेशन आने की बात चॉइस से सुनते ही वान उसे रिजेक्ट कर देते हैं। फिर भी संग हार नहीं मानती। वो बार बार एक अच्छा एप्लीकेशन लिखकर वान को रॉयल ऑडियंस रिक्वेस्ट भेजती है और बार बार वान चॉइस से उसका नाम सुनकर रिजेक्ट करने का उसे ऑर्डर दे देता है। इस बात से संग फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्ला देती है और एक आखिरी बार उसके स्कूल जूनियर के हिसाब से वान को एप्लीकेशन भेजती है। ये बात इस बार वान को पसंद आ जाती है और वो उसका एप्लीकेशन अप्रूव करके उसे अपने पैलेस बुलाता है, जिस बात से वो काफ़ी खुश थी। अगले दिन वो बहुत ही अच्छे से रेडी होकर वान से मिलने के लिए जाती है और उसे मिलते ही वो उसे शादी का प्रपोजल दे देती है, जिस बात से वान शॉक रह जाता है। अब हमें पास्ट का वही स्कूल टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर संग इस बात को लेकर टेंशन में थी कि कहीं प्रिंस से आर्ग्यूमेंट करने की वजह से उसे स्कूल से ना निकाल दिया जाए। लेकिन स्कूल में तो उल्टा वान उसकी बात को ध्यान में रखते हुए सभी आर्चरी प्लेयर्स के लिए रॉयल प्लेग्राउंड खुलवा देता है, जो देखकर वो काफ़ी शॉक थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि 3 ग्रुप्स का आर्चरी में कंपटीशन चल रहा था। संग मिन के ग्रुप में थी और वान के ग्रुप में वही रियो नाम का एक लड़का था जो कि अब भी संग के बारे में गलत बातें कर रहा था। ये सुनकर वान उसे चुप करवा देता है। ये कंपटीशन वान के फादर मतलब कि उस टाइम के कोरिया के किंग देखने के लिए आए थे। स्कूल प्रिंसिपल तो वान को ही जीतते हुए देखना चाहते थे, लेकिन वान के खुद के फादर ही उसे जीतते हुए देखना नहीं चाहते थे। अब कंपटीशन शुरू होता है। संग और वान की टीम बराबर परफॉर्म कर रही थी। बीच में संग वान से थोड़ा सा पीछे रह जाती है, पर मिन उसे अच्छे से खेलने के लिए मोटिवेट करता है। फिर आखिरी राउंड में वान और संग एक दूसरे के खिलाफ परफॉर्म करते हैं, जहां पर संग वान से 9 पॉइंट आगे थी, लेकिन हमें अभी भी वान के पॉइंट नहीं दिखाए जाते। अब प्रेजेंट में संग ने वान को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था, लेकिन आखिर वान उसे एक्सेप्ट क्यों करे? उसके लिए हर दिन लड़कियां गिफ्ट्स के साथ साथ प्रपोजल भी भेजती हैं। आखिर संग में ऐसा क्या स्पेशल है? पर संग के मुताबिक वो रिच है, इंडिपेंडेंट वुमेन है और सक्सेसफुल भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसे लोगों की क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाजायज औलाद होने के कारण उसे लोग आए दिन इंसल्ट करते हैं, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वान से शादी करने के लिए उसकी वाइफ का स्ट्रॉन्ग माइंड होना जरूरी है। वो प्रिंस है तो लोग उसे भी क्रिटिसाइज करते होंगे। उसका एक स्टेप ब्रदर है और वो बेवकूफ है, उससे वान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर से वान को इनलॉज के नखरे उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शादी के बाद वो खुद ही अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ देगी और शादी के कुछ साल बाद अगर वान चाहे तो वो उसे डिवोर्स दे सकता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो काफ़ी खूबसूरत है और वान को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। लेकिन वो इन बातों से इम्प्रेस नहीं होता। उसे शादी करने के लिए एक लड़की से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए जो उसके हिसाब से संग नहीं दे सकती। वो चीज़ वान संग को बताता है, जो हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। वहीं इसी दौरान वान के घर में काम करने वाली औरम नाम की एक मेड उसके रूम के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने का ट्राई कर रही थी, पर चॉय उसे वहाँ से भगा देता है। असल में औरम को रांग ने वहाँ पर नजर रखने के लिए भेजा था। साथ ही रांग ने वान के लिए अपनी पसंद की जे नाम की एक लड़की भी चुन ली थी, जो कि रांग से मिलने के लिए किंग पैलेस आई थी।
अब अगले दिन हाई बहुत टेंशन में ऑफिस आती है। वो बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं संग ने प्रिंस वान के सामने क्या उल्टा सीधा बोला होगा। पर ऑफिस आकर वो संग को डांस करते हुए खुश देखती है, वो भी वान से रिजेक्ट होने के बाद, क्योंकि वान बिना प्यार की शादी नहीं करना चाहता था और संग तो सिर्फ पावर और स्टेटस के लिए उससे शादी करना चाहती थी। हाई के मुताबिक तो वान की ये कंडीशन बहुत ही रोमांटिक है, लेकिन संग के हिसाब से वान झूठ बोल रहा है। ये सब सिर्फ उसे रिजेक्ट करने का बहाना है। हाई तो संग के लिए कोई और लड़का शादी के लिए ढूंढना चाहती थी, पर संग उसे मना कर देती है। उल्टा वो तो अपनी कंपनी के एम्प्लॉय किम से वान की डेली लाइफ इन्फॉर्मेशन लाने के लिए बोलती है। संग की गुड बुक्स में रहने के लिए किम इस काम को बहुत ही अच्छे से करता है। वैसे भी उसका एक अंकल किंग पैलेस में काम करता है। फिर किम सभी इन्फॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में स्टोर करके हाई के हाथों संग को भेज देता है, जिससे संग को वान के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि वान कहाँ पर जाता है, क्या करता है, कौन से टाइम में वो कहाँ होता है। जिसके बाद संग हॉर्स राइडिंग करते टाइम, लंच करते दौरान रेस्टोरेंट में, मूवी के टाइम और जॉगिंग करते दौरान भी हर जगह वान का पीछा करती है, जिससे वो शॉक था और उसे शक हो चुका था कि कहीं संग उसकी जासूसी तो नहीं कर रही। पर संग के मुताबिक वान को प्यार चाहिए और वो वान के साथ हर टाइम रहकर उसे प्यार देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर संग वान के साथ फ्लर्टिंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी, लेकिन वान उसे हर बार रिजेक्ट ही कर रहा था और अब वो संग की वजह से डर गया था कि कैसे वो हर जगह उसे ढूंढ लेती है। इधर संग को उसकी भाभी का कॉल आता है, जो कि उसे ब्लाइंड डेट पर जाने को कहती है। एक लड़की को शादी के लिए संग के फादर ने सिलेक्ट किया था। अगर वो उससे नहीं मिलेगी तो वो उसकी कैसल ग्रुप कंपनी सेल कर देंगे। अगर संग की शादी नहीं हुई तो ताइसू के नाम पर भी कंपनी होने में टाइम लगेगा। इसीलिए उसकी भाभी और भाई उसे उस लड़के से मिलने के लिए फोर्स करते हैं, जिस वजह से संग को उस लड़के से मिलने जाना पड़ता है। उस लड़की का नाम जुन था, जिसे संग एक आर्ट गैलरी में लाती है। वहाँ पर संग उससे बहुत ही अजीब तरीके से बात करती है कि शादी करने के बाद जुन को उसके फादर से कुछ भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ उसके ऊपर एक बोझ बनकर रहेगी। लेकिन उसे अपना हिस्सा अपनी कंपनी चाहिए, जिसके लिए वो अपने भाई को रास्ते से हटा भी सकती है, जिसमें जुन को उसकी हेल्प करनी होगी। इसके बदले वो उसे मुंह मांगी कीमत देगी। फिर अगर जुन को डिवोर्स लेना हो तो वो ले सकता है। ये सब सुनकर वो सीधे सीधे शादी के लिए उसे रिजेक्ट कर देता है। यही तो संग चाहती थी कि लड़का खुद ही उसे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि अपने फादर की वजह से वो खुद लड़के को रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। अब इसी आर्ट गैलरी में संग की मुलाकात वान के असिस्टेंट चॉय से हो जाती है, जिससे वो थोड़ी बहुत बातें करती हैं और नोटिस करती हैं कि जो आर्ट पीस इस कैट के ऊपर बेस थी वो वान के नाम पर रिजर्व थी। उनको उसने खरीद लिया था, मतलब कि उसे कैट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। वैसे वान के पर्सनल पैलेस में भी हम बहुत सारे कैट्स को और उनकी पेंटिंग को देख पाते हैं। वहीं चॉय वान से संग को एक लड़के के साथ आर्ट गैलरी में देखने की बात कहता है। चॉय के हिसाब से वान के रिजेक्ट करने के बाद संग को तुरंत ही एक दूसरा लड़का मिल गया। आखिर वो इतनी ब्यूटीफुल और टैलेंटेड जो है, इस बात से हम वान को थोड़ा सा जेलस होते हुए भी देखते हैं। वैसे वान के हिसाब से अगर उसकी शादी संग के साथ हो भी गई तो उसकी भाभी और संग की कभी नहीं जमेगी, क्योंकि रांग को हाई क्लास फैमिली से होने का घमंड है और दूसरी तरफ हाई क्लास फैमिली से होने के बाद भी संग का दिल एक कॉमनर की तरह सिंपल है। इधर रांग ने संग से मिलने का डिसाइड किया था, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि संग वान से मिलने उसके पैलेस गई थी। इस दौरान रांग को पास्ट की बातें याद आती हैं, जब उसके हस्बैंड जो कि उस टाइम के किंग थे, वो अपने मन की शांति के लिए किंग का पोजीशन छोड़ना चाहते थे। पर रांग हमेशा एक किंग की वाइफ क्वीन ही बनना चाहती थी। वो अपने हस्बैंड के डिसीजन से ज़रा भी खुश नहीं थे। गुस्से में वो उसे रेजिग्नेशन लेटर छीन कर उसे आग में जलाकर किंग की तरफ फेंक कर चली जाती हैं, जिससे उस जगह में आग लग जाती है और इसी तरह किंग की मौत हुई थी। लेकिन ये बात आज तक रांग ने छुपा कर रखी और किंग की मौत के लिए वान को ब्लेम करती रही। अपने हस्बैंड की मौत के टाइम रांग को ये डर था कि कहीं अब वान किंग ना बन जाए, लेकिन वान अपने भाई की मौत से इतना डर चुका था कि उसने अपने भाई के बेटे यान को ही किंग बना दिया। अगले दिन एक बड़े इवेंट के लिए रांग अपने बेटे यान को रेडी करती है। ऐसे इवेंट पहले वान संभालता था, पर अब रांग चाहती थी कि यान खुद ऐसे इवेंट को अकेले संभाले, बड़े बड़े लोगों से मिले, उनसे बात करे, भले ही वो सिर्फ 8 साल का हो। और वान को उस इवेंट में आने से मना किया था। फिर भी वान को यान की फिक्र हो रही थी कि आखिर 8 साल का बच्चा सब कुछ कैसे संभालेगा, और उसका शक बिल्कुल सही था। यान ने डर के मारे वान को कॉल करके वहां पर बुला लिया था और वान उसे सपोर्ट करने पहुंच गया था।
लेकिन रांग के लोग वान को इयान के पास जाने से रोक रहे थे, पर वान भी तो प्रिंस था, आखिर उसे वो लोग कैसे रोकते। जिसके बाद वो छोटे से किंग को कंफर्ट करता है, उसे मोटिवेट करता है अच्छे से इवेंट का काम संभालने के लिए। इधर संग हाई के कहने के मुताबिक कपड़े और ज्वेलरी पहनकर उसी इवेंट में जाती है, जहाँ पर कुछ देर बाद इयान स्टेज पर आता है। पहले तो वो इतने सारे लोगों और मीडिया की कैमरा फ्लैशेस से डर गया था, लेकिन जब वान उसका हाथ पकड़ता है तो इयान में हिम्मत आती है। फिर संग को स्टेज पर बुलाकर इयान उसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड देता है। इस दौरान संग इयान से अच्छी दोस्ती कर लेती है, साथ ही वो वान के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी। फिर अवार्ड लेने के बाद वो ट्रॉफी में मिले हाथ के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया में डालती है और उसमें #प्रिंस वान लिखती है। वही संग को अवार्ड मिला है। ये खबर मिलते ही प्राइम मिनिस्टर मिन से मिलने के लिए उसी होटल में जाता है जहाँ पर ये इवेंट हो रहा था। वहाँ पर वो संग से मिलता है और उसे लंच पर लेकर जाता है। दोनों अपने स्कूल टाइम की बहुत सी बातें करते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि संग जब से स्कूल में मिन को आर्चरी सिखाया करती थी, तब से लेकर आज तक मिन उससे प्यार करता आ रहा है, लेकिन अभी तक वो अपनी फीलिंग संग को बता नहीं पाया। दूसरी तरफ वान येयान से पैलेस में मिलने का प्रॉमिस करके उसे घर भेज देता है। वैसे वान की अपनी हेल्थ खराब थी, फिर भी वो येयान के लिए वहाँ पर इवेंट में आया था। रात को चॉय वान के लिए मेडिसिन लेकर आता है, पर उसकी हेल्थ ठीक नहीं होती, इसीलिए वो डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर जाते हैं। जिस दौरान उनकी मुलाकात संग से होती है, वो भी उसी होटल में रुकी थी। वान की हेल्थ के बारे में सुनकर वो अपनी डॉक्टर को वहाँ पर बुला लेती है और उसका ट्रीटमेंट करवाती है। साथ ही उसे समझा देती है कि वान के साथ उसके यहाँ पर होने की बात बाहर मीडिया को पता न चले। दूसरी तरफ इयान ने अकेले इवेंट को नहीं संभाला, ऊपर से वान को वहाँ पर बुला लिया। ये खबर न्यूज़पेपर में देखकर रांग बहुत ही गुस्सा थी। उसके हिसाब से इयान बिल्कुल अपने फादर की तरह डरपोक है, जो किंग की जिम्मेदारी और उसकी पावर को कंट्रोल करने से डरता है। अब जो भी हो, वो किंग की पोजीशन वान के हाथ में नहीं जाने देगी। वहीं संग चॉय और अपने लिए सैंडविच लेकर आई थी, जिसे खाकर दोनों बातें करने लगते हैं। तभी चॉय को रांग के वहां पर आने की खबर मिलती है, इसीलिए वो संग को वहां पर छुपा देता है, क्योंकि दरवाजे के बाहर रांग खड़ी थी। अब जब वो वान के रूम में उसे देखने जाती है तो वान वहां पर शर्टलेस खड़ा था, जो रांग को बाहर वेट करने के लिए बोलता है, तो वो बाहर चली जाती है। पर लिविंग रूम में उसे संग का बैग दिखता है और उसे वान पर शक होता है, इसीलिए वो फिर से उसके रूम में आती है, जहाँ पर वान को संग के साथ रूम में देखती है। लेकिन वो इस बारे में उसे कुछ नहीं कहती और उसे कल के लिए रेडी रहने के लिए बोलकर वहां से गुस्से में चली जाती हैं। अगले दिन अब वान और संग की अफेयर की खबर सोशल मीडिया और हर जगह न्यूज चैनल में फैल चुकी थी, इसीलिए हाय उसके होटल आने तक संग को रूम से बाहर निकलने को मना करती है। दूसरी तरफ संग का भाई और उसकी भाभी इस खबर से बहुत ज्यादा खुश थे। अगर उसकी शादी प्रिंस वान से हो गई और किंग फैमिली से उनका रिश्ता जुड़ गया तो उनका भी तो पावर बढ़ जाएगा। वैसे यहाँ पर लोग ने सीक्रेट लवर ही नहीं बल्कि संग वान से प्रेग्नेंट है ये खबर भी फैला रहे थे। इन सब कंट्रोवर्सी से आई जितनी टेंशन में थी, संग उतना ही इस कंट्रोवर्सी को एंजॉय कर रही थी। इधर पब्लिक भले ही संग और वान को कबल मान रही हो, लेकिन रांग इन सब खबरों से इनकार करने वाली थी। वो सिर्फ अपनी पसंद की लड़की के साथ ही वान की शादी होने देगी। दूसरी तरफ इस खबर से प्राइम मिनिस्टर मिन बहुत ही टेंशन में था। वो वान और संग दोनों को ही कॉल कर रहा था, पर दोनों उसका फोन पिक नहीं करते, इसीलिए वो वान के साथ किंग पैलेस में अपनी मीटिंग फिक्स करता है। लेकिन वान किंग पैलेस में नहीं बल्कि अपने प्राइवेट पैलेस में जाता है। वहां पर वो संग को मिलने के लिए बुलाता है। खबर मिलते ही संग खुशी खुशी उससे मिलने जाती है। इस दौरान किसी भी बॉडीगार्ड या फिर मेड को उनके पास नहीं जाने दिया जाता। फिर भी वांग और संग के रिश्ते को लेकर सभी सर्वेंट के बीच गॉसिप तो चल रही थी। वहीं संग अपने स्कूल टाइम के आर्चरी कंपटीशन का वही फ्लावर ऑफ ऑनर दिखाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि संग के लिए वान उस कंपटीशन को जानबूझकर हार गया था। ये बात संग भी समझ गई थी। ऊपर से वान को कंपटीशन हारता हुआ देखकर उसके फादर को खुशी हुई थी। लेकिन जो भी हो, अब प्रेजेंट टाइम में वान संग को शादी का प्रपोजल देता है, क्योंकि दोनों की कहानी तो सेम है। दोनों के पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते और ये प्रपोजल पाकर संग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वान संग को किंग पैलेस लेकर आता है। उनके अफेयर की गॉसिप के कारण वहाँ पर पहले से ही मीडिया खड़ी हुई थी।
थी, जो कि उनके आते ही उनकी फोटोज खींचने लग जाते हैं। कुछ ही देर में पूरे सोशल मीडिया में संग और वान की न्यूज़ वायरल हो जाती है। इन्फ्लुएंसर्स अब संग की मेकअप ट्यूटोरियल सीख रही थी, वान जैसे किसी प्रिंस को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर संग और वान ने अपने रिलेशनशिप को दुनिया के सामने लाने के लिए पब्लिक अपीयरेंस देने का डिसाइड कर लिया था, ताकि रांग उनके रिश्ते को लेकर ज़्यादा ऑब्जेक्शन ना उठा सके। फिर जब वान संग को लेकर पैलेस के अंदर आता है, तब कोर्ट लेडी जिनसुक वान को रांग से मिलने को कहती है। तब वान उसके सामने ही संग को थोड़ा सा अफेक्शन दिखाकर रांग से मिलने चला जाता है। वान की ये हरकत संग को एक अच्छा नाटक लग रहा था। उसके हिसाब से वान भी दुनिया के सामने उससे झूठी शादी ही करने वाला है। इधर रांग संग और वान के अफेयर की न्यूज़ देख रही थी। तभी वान वहां पर उससे मिलने के लिए आ जाता है। रांग उसे संग से रिश्ता तोड़ने के लिए बोलती है। उनके हिसाब से संग उनके रॉयल फैमिली का पार्ट बनने के लायक नहीं है। वैसे भी वान को उसी से शादी करनी है जिस लड़की को वो चुनेगी, लेकिन वान उसकी बात पर एग्री नहीं करता। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर जो संग की प्रेगनेंसी की खबर चल रही थी, वान उस न्यूज़ को भी नहीं झुठलाता और वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वान अपने असिस्टेंट चॉय को अकेला देखता है, जबकि उसने चॉय को संग पर नजर रखने के लिए बोला था। दोनों फिर संग को पैलेस में ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें संग येयुन के साथ दिखती है और वो संग के साथ रामयोंग खा रहा था। ये बात वान को जरा भी पसंद नहीं आती। वो येयुन को समझाकर सोने के लिए भेज देता है। उसके जाने के बाद वो संग को फिर कभी भी येयुन को खिलाने से मना करता है, क्योंकि अगर खाने की वजह से उसकी हेल्थ खराब हुई तो रांग संग के साथ बहुत ही बुरा कर सकती है। वैसे भी रांग ने संग को रिजेक्ट कर दिया है, पर संग को तो पहले से ही पता था कि रांग उसे पसंद नहीं करेगी, उनके रिश्ते को रिजेक्ट कर देगी। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऐसी सिचुएशन में वान अपनी फैमिली का साथ देगा या फिर उसका। तब वान उसके एकदम करीब आ जाता है और उसे समझाता है कि किसी भी सिचुएशन में वो उसका ही साथ देगा। तभी कोर्ट लेडी जिनसुक आती है संग को किसी और रूम में ले जाने के लिए, पर वान संग को अपने ही बेडरूम में रखने वाला था। वो कोर्ट लेडी को संग के लिए नाइट क्लोथ्स लाने के लिए बोलता है। संग भी उसकी बात मानकर उसके बेडरूम में रुक जाती है, यहाँ तक कि वो उसके बेड पर ही उसके साथ सोती है। भले ही वान ने उसे सोफे पर सोने के लिए बोला हो, ऊपर से रात को ब्लैंकेट के लिए दोनों के बीच खींचातानी होती है। उनकी आवाज़ बाहर रूम तक जा रही थी और बाहर खड़ी कोर्ट लेडी और मेड्स को लगा कि दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। अगले दिन जब चॉय वान को नींद से चिल्लाकर जगाता है तो वान को अपने पास संग नहीं दिखती, क्योंकि वो सुबह ही अपने ऑफिस के लिए निकल चुकी थी, वो भी कल के ही कपड़े पहनकर, ताकि लोग समझ सके कि कल रात वो प्रिंस के साथ ही थी और उसे कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। वही रांग के फादर येयुन के लिए उसकी पसंद की खाने की चीज़ें लेकर उससे मिलने के लिए आए थे, जो खाकर येयुन बहुत ही खुश था। लेकिन रात को जब उसे नींद नहीं आती तो उसे अपने फादर के सपने आते हैं। ये बात वो जियोंग को बोलता है। तब जियोंग को याद आता है कि किस तरीके से उन्होंने ही अपने दामाद को शादी के दिन रेडी किया था, क्योंकि वो उसके एडवाइज़र थे। हुआन उनके हिसाब से ही काम करता था, यहाँ तक कि हुआन उनकी परमिशन के बिना अपने भाई से भी बात नहीं करता था। फिर भी शादी से पहले रूल तोड़कर वान हुआन से मिला और उसे वार्न किया कि ये शादी करने के बाद इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए हुआन ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि वान को पता था कि रांग उसके लिए एक अच्छी वाइफ नहीं है। वान उनके फादर और इस रॉयल फैमिली के प्रेशर में आकर ये शादी कर रहे हैं। जो भी हो, प्रेजेंट टाइम में जियोंग येयुन से प्रॉमिस करता है कि किसी भी सिचुएशन में उसे संभालने के लिए वो मौजूद रहेगा। इधर संग सोशल मीडिया पर अपनी और वान के रिश्ते को लेकर लोगों के ओपिनियन जान रही थी। ये सब देखकर आई को बस एक ही टेंशन थी कि कहीं संग किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। रॉयल फैमिलीज के साथ रिश्ता जुड़ना बहुत ही सेंसिटिव बात है, लेकिन संग को तो किसी भी बात की टेंशन नहीं थी। वान से रिश्ता जुड़ने के बाद उसकी कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो गए थे। वो जिस भी आउटफिट को पहनकर वान के साथ बाहर निकलती, वही आउटफिट सोल्ड आउट हो जाती थी। कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ाने के लिए संघाई से पीआर टीम बुलाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मिन आते हैं संग से उसके और वान के रिश्ते की सच्चाई पूछने के लिए। तब संग उसे झूठ बोलती है कि वो वान से प्यार करती है और मिन को उनकी शादी के लिए अप्रूवल देने को बोलती है, क्योंकि किसी भी रॉयल फैमिली मेंबर की शादी के लिए रॉयल एडवाइज़र मेंबर्स की अप्रूवल मिलना ज़रूरी है, और मिन एक रॉयल एडवाइज़र मेंबर था। हालांकि वो संग से प्यार करता था, इसीलिए इस खबर से वो खुश नहीं दिखता। फिर भी मिन चर्च जाकर संग की हैप्पीनेस के लिए प्रे करता है। स्कूल टाइम से ही वो उसे हर प्रॉब्लम से बचाता हुआ आ रहा था और आगे लाइफ में भी वो उसकी खुशियों के लिए उसे प्रोटेक्ट करते रहने का गॉड से प्रॉमिस करता है। दूसरी तरफ इवनिंग में जब संग रांग को लेकर
वान से बात कर रही थी, तभी कुछ स्कूल की लड़कियां उसके ऊपर अंडे फेंक कर उसे गाली देने लगती हैं क्योंकि वान उनका क्रश था। वो नहीं चाहती थी कि वान संग के साथ शादी करे, पर संग उन्हें डांट कर उनकी अकल ठिकाने लगा देती है। वो लड़की आप कभी भी उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर जब संग अपने अपार्टमेंट की तरफ आती है तो वहाँ पर उसे अपने फादर गुक दिखते हैं। वो उसके घर पर वान और उसके रिश्ते के बारे में पूछने के लिए आए थे। उन्हें लग रहा था कि संग वान के साथ कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए ये सब कर रही है। वो नहीं चाहते कि संग की वजह से उसका रॉयल फैमिली के साथ रिश्ता खराब हो, इसीलिए वो उसे उनके पसंद के लड़के से शादी करने को बोलते हैं। साथ ही वो उसे घर चलकर ताइजू की मॉम की डेथ एनिवर्सरी के लिए प्रे करने को बोलते हैं। आखिर उनकी फर्स्ट वाइफ ताइजू की मॉम की डेथ संग की वजह से हुई थी। 10 साल की एज में संग ने जब पहली बार उनके घर पर आकर ये बात कही थी कि वो उनकी बेटी है, तब वो सुनकर ताइजू की मॉम की मौत हो गई थी। इसी वजह से ताइजू और गुक संग से इतनी नफरत करते थे। गुक के हिसाब से संग बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। वो हमेशा अपने अच्छे मार्क्स और अचीवमेंट दिखाकर ताइजू के बराबर चीज़ें और प्रॉपर्टी पैसा मांगती थी, लेकिन अब अगर संग ने उनके हिसाब से शादी नहीं की तो वो उसे अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। पर संग के हिसाब से ताइजू उसके जितना इंटेलिजेंट और टैलेंटेड नहीं है, इसीलिए ताइजू को सुपीरियर दिखाने के लिए उन्हें उसका हक छीनना पड़ रहा है, लेकिन वो अपना हिस्सा लेकर ही रहेगी। आखिर वो भी उनकी बेटी है। संग की ये बात सुनकर गुक बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। अपने फादर से इतनी नफरत भरी बातें सुनकर संग भी खुश नहीं थी। उसे वान का कॉल आता है, पर वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती और अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद करके इमोशनल होती है। जहाँ हम देखते हैं कि भले ही वो अपने फादर से हमेशा ताइजू के बराबर चीज़ें मांगती थी, लेकिन ये उसका ग्रीड नहीं, अपने फादर के करीब जाने का तरीका था कि कभी तो उसके फादर उसके अच्छे रिजल्ट्स और अचीवमेंट पर ध्यान दे और उसे प्यार करें, लेकिन उसे अपने फादर से वो प्यार कभी मिला ही नहीं। ये सब जब वो सोच रही थी तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। उसे लगा कि वान का कोई और फैन उसे परेशान करने के लिए आया होगा, इसीलिए वो बेसबॉल बैट अपने साथ लेकर दरवाज़ा खोलती है, लेकिन दरवाजे के बाहर वान खड़ा हुआ था जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था। वो समझ गया था कि वो परेशान है, इसीलिए वो अपना ज़रूरी काम छोड़कर उससे मिलने आया था और इधर ऑफिस का काम छोड़ के जाने की वजह से चॉय परेशान होकर चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ रांग ने किसी से संग को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। अब आज पूरे दिन संग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वान के फैंस ने उस पर अटैक किया, उसके अपने फादर ने भी उसे डिसोन करने की बात कही। ये सब जानकर वान उसे अपनी पर्सनल पैलेस में लेकर आता है। अब से संग उसके साथ वहीं पर रहने वाली थी। इस दौरान संग पैलेस के सर्वेंट्स के सामने वान के कुछ ज़्यादा ही करीब आ रही थी ताकि किसी को भी उनके झूठे रिश्ते को लेकर शक न हो। फिर बटलर किम संग को उसका रूम दिखा देते हैं और यहाँ पर दोनों की एक अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। संग अब किसी भी काम के लिए किम पर भरोसा कर सकती थी। वहीं एरम रांग का ऑर्डर फॉलो करके चुपके वान और संग पर नजर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। इधर संग के लिए उस पैलेस का माहौल थोड़ा सा बोरिंग था, इसीलिए वो वान से थोड़ी बहुत बातें करने लगती है। इस पॉइंट पर वान असल में उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। उसे यकीन था कि भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, पर संग उसे हमेशा समझेगी, इसीलिए उसने शादी के लिए उसे चुना था। अगले दिन रांग सिस्टर डेथ एनिवर्सरी रिचुअल के लिए रेडी हो रही थी, पर अचानक से वो किसी दूसरे काम से रिचुअल में जाना कैंसिल करवा देती है। इधर रॉयल इन्वेस्टिगेटिंग टीम प्रिंस वान के पैलेस में जाकर संग के रूम की और उसके ऑफिस की तलाशी ले रही थी। उसका सामान कब्जे में ले रही थी क्योंकि उन्हें शक था कि उस रात ये उनके बर्थडे पर पैलेस में जो आग लगी थी उसमें संग का हाथ था। इन्वेस्टिगेटिंग टीम सर्वेंट्स और संग की बात तक भी नहीं सुनते। इस चीज़ के लिए उन्हें रॉयल प्रोटेक्शन लॉ के कारण वारंट लेने की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए अब संग को उनकी बात मानकर इंटेरोगेशन के लिए जाना पड़ेगा। ये सुनकर किम संग के लिए खाना लेकर जाता है। पता नहीं वहाँ पर कितने टाइम तक संग को भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन संग उस टाइम वान को कॉल करने में बिजी थी, पर वो उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो एंसेस्टर रिचुअल में बिजी था। इसीलिए संग हाई को किंग पैलेस भेजती है वान को बुलाने के लिए। हाई उसकी बात मानकर भागते हुए पैलेस जाती है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी गार्ड उसे अंदर नहीं आने देते क्योंकि वो एक सिविलियन थी। तभी उसे याद आता है कि कल रात वान ने उसे ग्रैंड प्रिंस होपाई दिया था, जिसका यूज़ करके वो कहीं भी कभी भी वान से मिल सकती थी।
जिसे संग ने टॉयलेट में छुपा दिया था। अब इन्वेस्टिगेटर के साथ जाने से पहले वो वही ग्रैंड प्रिंस होपाई किम को देती है। तब किम उसकी एडवाइस को फॉलो करके किंग पैलेस जाता है और ग्रैंड प्रिंस होपाई का यूज करके वो हाई के साथ पैलेस के अंदर जाता है। इस दौरान किंग पैलेस में एंसेस्ट्रल रिचुअल चल रहा था और वान के पास जाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए हाई ट्रेडिशनल रिचुअल ड्रेस पहनकर चॉय के पास जाकर खड़ी होती है और उन्हें पूरी प्रॉब्लम बोलती है। अब चॉय से इस बारे में खबर मिलते ही वान तुरंत संग को इंटेरोगेशन से बचाने के लिए आ जाता है। इंटेरोगेशन वही किंग पैलेस में होने वाली थी। तभी वहां पर रांग आती है और वान को पता चलता है कि संग को इंटेरोगेट करने का ऑर्डर उसी ने दिया था, क्योंकि उन्हें शक है कि उस रात पैलेस में आग उसी ने लगाई थी। उस रात संग पैलेस की उस जगह पर मौजूद थी जहाँ पर सिविलियंस का आना मना है। ऊपर से उसने रूल के खिलाफ मॉडर्न ड्रेस पहनी थी और पार्टी में ग्लास भी तोड़ा था। ये सब देखकर यही लगता है कि संग कुछ बुरा करने के इरादे से उस पार्टी में आई थी, लेकिन वान के हिसाब से सिर्फ ये कारण काफी नहीं है संग पर शक करने के लिए। उस रात वो भी रूल के खिलाफ ड्रेस पहनकर आया था, संग के साथ वो पैलेस के उसी जगह पर मौजूद था, शक तो फिर उस पर भी होना चाहिए। इस बात को लेकर रांग और वान में आर्ग्यूमेंट भी हो रही थी, इसलिए बात को संभालने के लिए चॉय और हाई संग के पैर में किक मारते हैं जिससे वो गिरने वाली थी। संग अब उसका ये हिंट समझ जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है, इसीलिए अब इंटेरोगेशन की बात नहीं होती। वान संग को गोद में लेकर वहां से चला जाता है। वैसे आज जिस तरीके से वान ने संग के लिए रांग के सामने स्टैंड लिया था, उस बात से संग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। इसी बात पर अब पूरे पैलेस में गॉसिप चल रही थी कि किस तरीके से वान अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्वीन के खिलाफ खड़ा हो गया। इधर रांग वान को अपने खिलाफ आवाज उठाता हुआ देखकर बहुत ही गुस्से में थी। वही वान संग को कुछ देर बाद अपने पैलेस भेज देता है और पैलेस आकर संग किम को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। बाकी मेट्स भी उसे वापस आता हुआ देखकर खुश थे। रात को वान किंग पैलेस से संग को कॉल करके उसका हालचाल पूछते हैं, जिसके बाद संग भी टी लेकर उससे मिलने के लिए किंग पैलेस पहुंच जाती है, पर वो अंदर नहीं जाती बल्कि वो वॉल के पास आता है और दोनों वहीं से आमने सामने खड़े होकर वैसे ही बात करने लग जाते हैं। तभी अचानक से वान उसे किस कर देता है, जो कि संग के लिए बहुत ही शॉकिंग था। तभी उसे वान से पापराजी के हाथों रिकॉर्ड होने की बात पता चलती है और हम कुछ दूर एक पापराजी को उनकी फोटो क्लिक करते हुए देखते हैं। ये बात जानकर संग बिल्कुल भी नर्वस नहीं होती, उल्टा वो वान को फिर से अच्छे एंगल से किस करने को बोलती है ताकि उनकी फोटो अच्छी आए, पर वान को संग की ये बात सुनकर हंसी आ जाती है। अब अगले दिन पैलेस में इन दोनों की किसिंग की न्यूज़ की गॉसिप चल रही थी, जो कि वान सुन लेता है। ऊपर से रॉयल ऑफिशियल मेंबर्स के साथ वान की एक मीटिंग होती है, उसके और संग के रिश्ते को लेकर सभी न्यूज़ चैनल्स और पेपर में उन दोनों की किसिंग की बातें चल रही थी। और अब जियोंग चाहते थे कि वान संग से ब्रेकअप करके पब्लिक को उनके ब्रेकअप के बारे में स्टेटमेंट दे। उनके हिसाब से संग एक नाजायज औलाद है, तो वान के लायक नहीं है और संग को वान के पैलेस से भी निकल जाना चाहिए, पर वान उनकी बात नहीं मानता। वो अगर किसी लड़की को डेट करके उसके क्लोज आकर अभी उसे ब्रेकअप कर लेगा तो इससे उनकी रॉयल इमेज और भी बिगड़ जाएगी, उनके बीच आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है। इसीलिए बात को संभालने के लिए मेन पब्लिक के सामने उनकी लव रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन शादी की कोई बात करने से मना करता है, क्योंकि हर रिलेशन शादी तक नहीं पहुंचता। इससे पब्लिक उनकी इमेज पर सवाल भी नहीं उठाएगी। मिन की इस बात पर सभी लोग अग्री करते हैं, लेकिन वान संग को अपने साथ पैलेस में ही रखना चाहता था, क्योंकि बाहर उसके फैंस ने संग पर अटैक किया था। पापराजी भी उसके पीछे पड़े हैं। अगर कुछ और बुरा हुआ तो रिस्क कौन लेगा? उसके घर में कैट से लेकर कई सर्वेंट्स रहते हैं, तो संग के रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वान की इस डिसीजन पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता, पर उनका रिश्ता नहीं टूटा था। इस बात से जियोंग और रान बहुत ही गुस्सा थे। हालांकि जियोंग ऐसे मामलों में अपनी बेटी को शांत होकर काम करने के लिए बोलता है। जो भी हो, वान ने खुद ही यान को किंग बनाया था, तो अगर वो वान के खिलाफ होगी तो पब्लिक वान का ही साइड लेगी और रांग के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। बात रही संग को रास्ते से हटाने की, तो उसके लिए जियोंग ने एक अच्छा प्लान सोचकर रखा हुआ था। आखिर एक्सीडेंट तो कभी भी किसी का भी होता रहता है। इधर संग सर्वेंट के साथ बैठकर न्यूज़ देख रही थी। वहाँ पर हुआंग नाम का एक स्पोक्स पर्सन संग और वांग के बारे में बात कर रहा था। उसके हिसाब से संग एक कॉमनर है, इसलिए रॉयल फैमिली उसे अप्रूव नहीं करेगी। तभी संग को सर्वेंट से पता चलता है कि वांग को कुछ साल पहले बैन कर दिया गया था, क्योंकि उसने फॉर्मर किंग और क्वीन की मौत को एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर बोला था। तभी वहाँ पर वान आता है, जिसके साथ स्टडी रूम में वो बात करने के लिए जाती है। और संग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि न्यूज़पेपर पर
पर उनकी किसिंग की फोटो का एंगल सही नहीं था, इसीलिए वो वान को फिर से किस करने को बोल रही थी, पर वान तो उसकी सुनता ही नहीं है। वो वान को समझाती है कि उन्हें सेक्सी और शेमलेस होना पड़ेगा, तभी तो पब्लिक सोचेगी कि दोनों प्यार में पागल हैं, उन्हें दुनिया की फिक्र नहीं है। इसी वजह से उनकी जल्दी शादी भी होगी, और जितनी जल्दी शादी होगी उतना जल्दी डिवोर्स भी वो दोनों ले पाएंगे। पर वान के हिसाब से ऐसी हरकतें रॉयल फैमिली की इमेज खराब कर सकती हैं, उन्हें डिसीजन आराम से लेना होगा। और इस दौरान वान का ध्यान संग के लिप्स पर जाता है। उसे कल रात की किसकी बातें याद आती है, जिससे वो थोड़ा सा एम्बैरेस हो गया था। ऊपर से संग उसके एकदम करीब आकर उसे बेसबॉल मैच देखने जाने को बोलती है, जिसके बाद किम संग को एक रॉयल प्रिंसेस के हिसाब से रेडी करता है, जिससे वान देखता ही रह जाता है। पर वो संग को अपने रॉयल स्टैंडर्ड के हिसाब से बदलना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसकी तारीफ नहीं करता। इसीलिए अब संग अपने स्टाइल के हिसाब से कैजुअल आउटफिट पहनकर आती है, जो वान को बहुत पसंद आता है। जिसके बाद दोनों मैच देखने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में संग के कहने पर वान मिरर पकड़कर बैठा हुआ था, ताकि वो कार में खुद को चेकआउट कर सके। फिर स्टेडियम में संग वान को उसके साथ मैचिंग स्पोर्ट्स के आउटफिट पहनने को देती है, पर रॉयल फैमिली से होने के कारण संग किसी एक टीम का यूनिफॉर्म पहनकर उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता, तो संग वो यूनिफॉर्म चॉय को देती है, पर वान जेलस होकर वो यूनिफॉर्म उसे छीन लेता है। फिर स्टेडियम के अंदर वान संग के भाई और उसकी वाइफ से मिलता है, जो कि वान से मिलकर बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। और हांदा के फादर फॉर्मर मिनिस्टर थे, जिन्हें वो अच्छे से जानता था। जिसके बाद वो संग और उसके भाई भाभी के साथ वीआईपी सीट में बैठकर मैच देखने लगता है। तभी वहां पर मेन आकर गेम की शुरुआत करता है, जिसके लिए संग चेयर अप करती है। कुछ देर बाद मेन आकर वान और संग के साथ बैठ जाता है। वान ये चीज़ चाहता तो नहीं था, पर संग के लिए उसे मिन को उसके साथ बिठाना पड़ता है। उसी टाइम पूरा स्टेडियम संग और वान को किस करने को बोलता है। सभी कैमराज उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे। इस दौरान वान कुछ तो ऐसी बात संग को बोलता है, जिस वजह से संग किस करने से सभी को मना कर देती है। अब वान ने संग के कान में क्या बोला था ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ वियान वही मैच टीवी पर देख रहा था। तभी कोर्ट लेडी आकर उसके सामने गिर जाती है, और उसके लिए लाया हुआ हॉट डॉग भी फ्लोर पर गिर जाता है। फिर भी इयान उसे खाने वाला था, तब हुआ उसे रोकती है और किंग की तरह बिहेव करने को बोलती है। इधर मैच खत्म होने के बाद संगमिन और वान स्टेडियम से निकल रहे थे। कोई उनकी इनअप्रोप्रिएट फोटोज क्लिक ना करे, इसके लिए रॉयल गार्ड्स ने अम्ब्रेला ओपन कर रखे थे। फिर भी लोग उससे मिल रहे अटेंशन को देखकर संग बहुत खुश थी, और जंप करते करते भी अम्ब्रेला के ऊपर खुद को दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसकी ये हरकतें देखकर मिन और वान स्माइल करते हैं। तभी मिन संग को उसके साथ लंच पर चलने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो मान जाती है। पर वान उसे ऐसे कैसे अकेले मिन के साथ जाने देगा, इसीलिए वो भी उनके पीछे पीछे रेस्टोरेंट में चला जाता है। पर वहाँ पर वो कुछ भी नहीं खाता, क्योंकि रॉयल रूल्स के हिसाब से वो रॉ चीजें नहीं खा सकता। इससे किसी भी पॉइजन की वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है। खाने पीने को लेकर भी रॉयल फैमिली में इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी। ये देखकर संग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऊपर से मेनू से वान से शादी करने को मना कर रहा था, नहीं तो उसकी लाइफ की फ्रीडम ही चली जाएगी। तब वान संग को शादी से पहले जितना मन हो उतना बाहर का खाना खाने को बोलता है। इस दौरान वान को अपने चाइल्डहुड की बातें याद आती हैं, जब वो एक बार अपने भाई भाभी के साथ खेल रहा था, और खेलते खेलते उसने अपने भाई की ड्रेस पहन ली थी। दोनों भाई इस बात से बहुत ही खुश थे, लेकिन उनके फादर इस बात पर गुस्सा होकर वान को थप्पड़ मार देते हैं, क्योंकि वान कभी किंग नहीं बन सकता था। किंग की किसी भी चीज़ पर उसका हक नहीं है। वो सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी ग्राउंड प्रिंस बनकर ही रहेगा और किंग के पीछे चलेगा। उन्हें प्रोटेक्ट करना और उनकी हर बात मानना ही उसकी ड्यूटी है। उस दिन तो वान अपने फादर के उस रूड बिहेवियर से रो रहा था, पर आज वो अपने फादर के हर ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। अब जब रात को वान पैलेस आता है, तो कोर्ट लेडी जिनसुक संग को ट्रेन करने के लिए उससे परमिशन मांगती है, क्योंकि संग को बिल्कुल भी नहीं पता कि रॉयल फैमिलीज की लेडीज कैसे बिहेव करती है। वान को अच्छे से पता था कि जिनसुक की ट्रेनिंग कितनी स्ट्रिक्ट है। वो संग को इस प्रॉब्लम में नहीं फंसाना चाहता था, पर वो जिनसुक को मना भी नहीं कर पाता। अगले दिन अब इस खबर से अनजान संग अच्छे से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रही थी। आजकल वान के सर्वेंट्स की वजह से उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी पड़ती। हर चीज़ उसके मंगाने से पहले ही उसके हाथ में आ जाती है। तभी उसकी मुलाकात बाहर जिनसुक से होती है। वो उसे जान पहचान तो कर लेती है, पर उससे ज़्यादा बात नहीं करती और हाई से फ़ोन पर बात करते हुए निकल जाती है।
और उसे बाद में जाकर वान से पता चलता है कि जिनसुक उसे रॉयल एजुकेशन ट्रेनिंग देने के लिए आई थी। वो अपने ट्रेनिंग में बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, फिर भी संग वान के लिए ट्रेनिंग करने का डिसाइड करती हैं। संग की ये बात सुनकर वो स्माइल करता है, जिस बात पर चॉय उसे चिढ़ाता है। इधर संग को हाई से पता चलता है कि कुछ बोर्ड मेंबर्स उसके भाई ताइजू की कंपनी छोड़कर उसकी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रिंस वान की गर्लफ्रेंड है। इस दौरान हाई संग को वान और उसके किसिंग इंसिडेंट को लेकर चिढ़ा रही थी। संग इस बात पर ब्लश कर रही थी, पर वो हाई के सामने खुद को सीरियस दिखाने की कोशिश करती है। वहीं ताइजू और हानदा संग के बारे में बात कर रहे थे। ताइजू वान और संग के रिश्ते से खुश नहीं था। वो भी अपने फादर की तरह संग की शादी उनके हिसाब से करना चाहता था, पर हानदा उसे समझाती है कि वान से शादी करने पर संग कंपनी में काम नहीं कर पाएगी। कोई भी रॉयल लेडीज बाहर काम नहीं करते, तब तो सभी कंपनीज उसी की हो जाएगी। ऊपर से रॉयल फैमिली से रिश्ता जोड़ने पर उनका स्टेटस भी तो बढ़ जाएगा। हानदा की ये बात उसे सही लगती है। फिर दोनों अब संग के साथ अच्छा बिहेव करने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ संग आज एक नॉर्मल कार से ऑफिस आई थी। इस बारे में हाई के पूछने पर हमें पता चलता है कि संग की कार को किसी ने टक्कर मार दी थी, इसीलिए उसने अपनी फैंसी कार गैरेज भेज दी थी। अब जब संग घर आती है तो जिनसुक वहां पर उसका पहले से वेट कर रही थी, जो उसके आते ही उसे ट्रेन करने लगती है। एक रॉयल लेडी होने के नाते उसे कैसे वॉक करना है, उसे कैसे बात करनी है, ऐसे हर एक बात जिनसुक उसे बोल रही थी। वहीं लिटिल किंग को भी उसकी माँ बता रही थी कि उसे कैसे बिहेव करना है, जो सब कुछ यान डर डर कर सीख रहा था और रान उसे हर बात पर बहुत बुरी तरीके से डांट रही थी। इधर संग ने जिनसुक को अपनी बातों में ऐसा फंसाया था कि अब जिनसुक उससे पोस्टर सही करने की ट्रेनिंग ले रही थी। फिर जब वहां पर वान आता है तो संग भागकर उसे गले लगा लेती है, जो देखकर वहां के सर्वेंट्स एम्बैरेस हो गए थे और संग वान को जिनसुक की ट्रेनिंग से उसे बचाने का इशारा करती है। तब वान जिनसुक को अपने साथ किंग पैलेस चलने का ऑर्डर देता है। अगले दिन अब वान मिन से मिलता है। दोनों यहाँ पर चेस गेम खेल रहे थे। इस दौरान वान के मन में एक सवाल आता है कि आखिर मिन ने उसे संग से शादी करने से रोका क्यों नहीं, जबकि पूरी रॉयल फैमिली और ऑफिशियल मेंबर्स उनकी शादी के खिलाफ हैं। तब मिन के मुताबिक उससे ज़्यादा वान को रांग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वही वान और संग की शादी में प्रॉब्लम खड़ी करेगी। दूसरी तरफ जिनसुक फिर से संग को रॉयल एजुकेशन की ट्रेनिंग दे रही थी। तभी उसे पता चलता है कि बहुत सालों से रॉयल फैमिली ने पब्लिक फ्यूनरल नहीं किया था, क्योंकि बहुत ही कम टाइमलाइन में एक के बाद एक रॉयल फैमिली मेंबर्स की मौत हुई थी। पहले 2005 में वान की मॉम की कार एक्सीडेंट में मौत हुई, फिर कुछ सालों बाद वान के फादर की हार्ट अटैक से मौत हुई और फिर 3 साल पहले वान के भाई की भी आग में जलकर मौत हो गई। एक के बाद एक बहुत ही कम टाइम में रॉयल फैमिली ने बहुत लोगों को खोया है, इसलिए पब्लिक फ्यूनरल करना बंद कर दिया गया। ये सब सुनकर वो रोने का नाटक करती है ताकि उसे ट्रेनिंग से छुट्टी मिल जाए और वो रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाकर वो रॉयल फैमिली की डेथ के बारे में इंटरनेट पर न्यूज़ देखती है और उसे ये बहुत ही अजीब लगता है कि रॉयल फैमिली मेंबर्स की मौत आखिर एक्सीडेंट में ही क्यों हुई। फिर वो प्रिंस को कॉल करती है, पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाता, क्योंकि वो उस टाइम रांग के साथ था। रांग उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए मिलवाने के लिए लेकर आई थी। उस लड़की का नाम जेई था और उसके फादर की बहुत सी न्यूज़ एजेंसी थी। यहाँ पर रांग बीमार होने का नाटक करके वान को जेई के साथ एक शादी में जाने के लिए बोल रही थी, पर वान समझ जाता है कि वो बीमार होने का नाटक कर रही है, इसलिए वो उसके साथ जाने से मना कर देता है और ना ही उसमें कोई इंटरेस्ट दिखाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और चॉय को जे का बैकग्राउंड चेक करने को कहता है। उसके बाद वान संग को कॉल करता है। संग आज उससे काफ़ी प्यार से बात करती है, उसे मोटिवेट करती है, क्योंकि वान ने बहुत ही कम टाइम में अपने सभी फैमिली मेंबर्स की मौत देखी थी। संग की ये बात सुनकर वान को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब उसके पास कोई तो ऐसा था जो कि दिल से उसके बारे में अच्छा सोचता था। वहीं प्राइम मिनिस्टर मिन आज यीयून को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाता है। वैसे यीयून स्कूल में बहुत ही अकेला फील करता था। वहाँ पर उसका कोई फ्रेंड नहीं था। सभी बच्चे उससे डरते थे, एक किंग की तरह उसे रिस्पेक्ट करते थे। यियान का तो बहुत ही मन करता था दूसरे बच्चों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीने का, उनके साथ खेलने का, पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए वो मिन से उसके अंकल वान से मिलने की रिक्वेस्ट करता है।
इधर वान के पैलेस में जिनसुक संग को रॉयल लेडीज की तरह चलने की ट्रेनिंग दे रही थी। उसके सर पर प्लेट और बाउल बैलेंस करके पर संग एक के बाद एक प्लेट और बाउल तोड़ती जा रही थी। तभी वहां पर मेन येयान को लेकर आता है, जिसके आते ही संग को ट्रेनिंग से छुट्टी मिल जाती है। संग अब येयान के साथ खेलने लगती है और कुछ ही देर में मिन के साथ साथ सभी सर्वेंट्स भी येयान के साथ अलग अलग गेम्स खेलने लग जाते हैं, जिससे वो काफी खुश था। कुछ देर के लिए ही सही, वो अपने किंग की ड्यूटी से फ्री होकर नॉर्मल बच्चों की तरह खेल रहा था। दूसरी तरफ हांदा अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड अपने फादर के खिलाफ ताइजू से शादी करने को लेकर उसकी इंसल्ट कर रही थी। तब हांदा उन्हें ये याद दिलाकर उनका मुंह बंद करवा देती है कि उसकी जो सिस्टर इन लॉ है संग, वो प्रिंस की गर्लफ्रेंड है। हालांकि उसका मन तो उन्हें मारने का कर रहा था और ताइजू तो हांदा को अगली बार उन्हें पीटने के लिए मोटिवेट करता है। दूसरी तरफ वान को चॉय से पता चलता है कि यून उसके पैलेस में संग और मिन के साथ हैं। ये जानकर वो अपने पैलेस जाने के लिए निकल जाता है। वहीं यान संग की स्पोर्ट्स कार में बैठने की जिद कर रहा था, इसीलिए उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। वो उसे लेकर अपनी स्पोर्ट्स कार में लॉन्ग ड्राइव करने के लिए निकल जाती हैं, पर उनके पीछे पीछे मिन यान की नानी और कुछ गार्ड्स कार लेकर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, यान राइड बहुत ही इंजॉय कर रहा था, पर अचानक से संग की कार के ब्रेक काम नहीं करते और ब्रेक दबाने पर स्पीड और बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में संग और मिन को इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है। तब संग कार को रोकने के लिए रोड की साइड से कार को घिसट कर ले जाती है ताकि उसकी स्पीड कम हो सके, और उसका ये आइडिया काम भी कर जाता है, पर कार रुक नहीं रही थी। तभी एक दूसरी कार उसके सामने आकर रुक जाती है और संग की कार उसे टकराने की वजह से कार रुक जाती है। सामने वाली कार से अब वान बाहर निकलता है, जिसके सर में चोट लगी थी। अब हमें एक दिन पहले का इंसिडेंट दिखाया जाता है, जब स्टेडियम में वान संग के कान में कुछ बोल रहा था। असल में तब वान संग को शेमलेस होकर लोगों के सामने सेक्सी किस करने को बोल रहा था। आखिर यही तो संग ने उसे सिखाया था, पर संग उसकी इस बात से एम्बैरेस होकर खुद ही पब्लिक प्लेस में वान को लोगों के सामने किस करने से मना कर देती है। अब बाहर भले ही वान ने संग का लाया हुआ मैचिंग स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म नहीं पहना था, पर रात को अपने घर में वो वही यूनिफॉर्म पहनकर स्माइल करते हुए सोया था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि संग बहुत कोशिश करके कार को रोकती है, जिसमें वान ने अपनी कार सामने लाकर उसकी हेल्प की थी। इस एक्सीडेंट में तीनों को ही इंजरी हुई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। कुछ देर बाद रांग को कोर्ट लेडी हुआ से इस एक्सीडेंट की बात पता चलती है और वो तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर प्राइम मिनिस्टर मिन से यून के बारे में पूछती है। उसे फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग कैसे है, सिर्फ उसका बेटा सेफ होना चाहिए। वैसे ये उनको ज़्यादा इंजरी नहीं हुई थी, पर यह एक्सीडेंट संग की कार में बैठने से हुआ था। ये जानकर रांग संग के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाली थी, तब मैन उसे रोकता है। ऐसा करने से मीडिया में ये उनकी खबर भी बाहर आ जाएगी कि वो बिना किसी सिक्योरिटी के बाहर घूम रहा था। ऊपर से इस टाइम वान भी बुरी तरीके से इंजर्ड है, इसीलिए मैन उसे शांत रहने को बोलता है। रांग तो वैसे ही अपने नाम पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती थी, इसलिए वो संग के खिलाफ अभी कोई भी कदम नहीं उठाती। इधर वान की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। कुछ घंटों बाद उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, पर संग अभी तक बेहोश थी, जिसे मिन थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करके अपने सेक्रेटरी से संग की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बोलकर चला जाता है। आधी रात को अब ये संग के वार्ड में उसे देखने के लिए आता है और संग को इंजर्ड देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम संग ने यून का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था उसे हिम्मत देने के लिए। अब यून भी संग का हाथ पकड़ लेता है, तभी संग होश में आ जाती है। संग को अब भी खुद से ज्यादा यून की फिक्र थी और उसे सेफ देखकर उसे सुकून मिलता है। पर यून से वान की सर्जरी होने की खबर सुनकर वो तुरंत ही उसे देखने के लिए उसके वार्ड में जाती है और उसकी इंजरीज चेक करने लगती है। वैसे इंजरी तो संग को भी हुई थी, जिस पर वान का पूरा ध्यान था, पर संग इन सब बातों से थोड़ा सा एम्बैरेस फील करती है और वान को अगली बार किसी को बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ रिस्क में डालने से मना करती है। वान की ऐसी हरकतों से पब्लिक को लगेगा कि वान उसके प्यार में खुद की लाइफ की भी चिंता नहीं कर रहा। संग की ये बात सुनकर वान के फेस पर स्माइल आ जाती है। अब अगले दिन संग के भाई और भाभी को उनके फादर से संग के एक्सीडेंट की खबर मिलती है कि कैसे संग ने रोड पर एक बड़ा एक्सीडेंट किया। ब्रिज में उसने अपनी कार को घसीटकर ब्रेक लगाए। सब यही सोच रहे थे कि ये संग का एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने का तरीका है। इस खबर से ताइजू और हांदा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं इन सब कंट्रोवर्सी से संग और वान का रिश्ता टूट ना जाए। वहीं संग से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई थी, पर मिन के गार्ड उसे अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे।
लकीली संग उसे देख लेती है और उसे अपने वार्ड में बात करने के लिए लेकर जाती है। वहाँ पर संग को हाई से उसकी कंपनी के स्टॉक गिरने की बात पता चलती है। ये इस एक्सीडेंट की कंट्रोवर्सी की वजह से हुआ था। वो एक्सीडेंट की बात पब्लिक में खुलकर नहीं बोल सकती क्योंकि उसके साथ कार के अंदर लिटिल किंग था। ये सब सुनकर हाई उसे वान के साथ रिश्ता तोड़ने को बोलती है। जब से संग ने वान के साथ रिश्ता जोड़ा है, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती जा रही हैं। वैसे भी तो दोनों फेक शादी करके कुछ सालों बाद डिवोर्स लेने वाले हैं। उनके बीच प्यार थोड़ी ना है कि रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। इसी टाइम हाई की ये बातें मिन सुन लेता है, जिसके बाद मजबूरी में संग मिन को सब कुछ सच बता देती है कि वो ये शादी सिर्फ सोसाइटी में अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए कर रही है। ये सुनकर मिन उससे शादी करने को ऑफर देता है, जो सुनकर वो शॉक रह जाती है। इधर हाई और वान के असिस्टेंट चॉय के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं, जहाँ पर हाई उसे बोलती है कि संग की शादी वान के साथ होने के बाद वो भी पैलेस में आ जाएगी, क्योंकि रॉयल फैमिली में शादी के बाद ना तो संग काम पर जाएगी और ना ही उसके पास कोई काम बचेगा। दूसरी तरफ रांग युन को पैलेस लेकर जाने वाली थी, नहीं तो पब्लिक के मन में युन की इस तरह गायब होने पर शक पैदा हो जाएगा और युन भी अपनी माँ की बात चुपचाप मान लेता है। वहीं संग वान से मिलने के लिए उसके वार्ड में जाती है, पर तब तक वान डिस्चार्ज होकर संग को बिना कुछ बताए पैलेस चला गया था। इधर मिन वान से मिलने के लिए उसके पैलेस आया था, पर उनके बीच क्या बात होती है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ संग वान को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। ऊपर से हाई से पता चलता है कि जब संग अपने वार्ड में मिन के साथ बात कर रही थी, तब वान उसके वार्ड के पास से गुजरा था। तब जाकर संग को समझ में आता है कि वान उसका कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा। मिन ने जो उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, ये बात वान ने आज सुन ली थी। ऊपर से वान के पैलेस जाने पर संग का सामान वान के सर्वेंट ने निकाल दिया था। वान अब संग को अपने साथ पैलेस में नहीं रखना चाहता था। साथ ही संग को वान का दिया हुआ वो ग्राउंड प्रिंस होपाई भी लौटाना पड़ता है, जिसका यूज करके वो कभी भी वान से मिल सकती थी। ये सब देखकर संग को वान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ग्राउंड प्रिंस होपाई किम को लौटाकर अपना सामान लेकर वापस से अपने घर चली जाती है, पर पैलेस में वान संग को याद कर रहा था। उसे ये बात बहुत ही बुरी लगी कि संग सिर्फ अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए उसे शादी कर रही है, बाकी उसको उससे कोई प्यार नहीं है। उस टाइम वान को संग का कॉल और टेक्स्ट आ रहा था, पर वो किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं करता। अगली सुबह संग किंग पैलेस में वान से मिलती है। इस दौरान उसकी मुलाकात रांग से होती है, पर दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती। फिर संग वान से मिलकर उसे इग्नोर करने की वजह पूछती है। तब वान से उसे पता चलता है कि उसकी कार के ब्रेक किसी ने जानबूझकर खराब कर दिए थे, कोई उसे मारना चाहता था। इतना तो वो जान चुका है कि संग बहुत ही केयरलेस पर्सन है। उसकी वजह से वान की रॉयल इमेज पर खतरा है और वान की वजह से संग की जान को खतरा है, इसलिए वो उनकी शादी तोड़ रहा है। संग उसे मनाने का ट्राई करती है, पर वान अपना डिसीजन नहीं बदलता। इसके बाद संग गुस्से में अपने घर चली जाती है। वहाँ पर पहले ही उसका भाई उसके एक्सीडेंट की बात को लेकर उनके फादर को भड़का रहा था, पर संग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी फैमिली ने तो एक बार भी एक्सीडेंट के बाद उसका हालचाल तक नहीं पूछा, तो वो उन्हें अपनी लाइफ की बातें क्यों शेयर करें। पर उसके फादर को उसकी लाइफ की नहीं, उनकी कंपनी के स्टॉक की फिक्र थी, जो कि इस एक्सीडेंट कंट्रोवर्सी के बाद नीचे गिर गए थे। तब संग उन्हें स्टॉक की फिक्र करने से मना कर देती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही वो स्टॉक को फिर से इंक्रीज करवा सकती है। फिर संग हाई को उसकी कार के बारे में पता लगाने उसे गैरेज में भेजती है। इधर चॉय वान से संग के साथ शादी तोड़ने की वजह पूछता है। वैसे संग के साथ रिश्ता तोड़ना उसकी मजबूरी थी। वो नहीं चाहता कि रॉयल फैमिली की पॉलिटिक्स की वजह से जिस तरह उसकी माँ की जान किसी ने ले ली, वैसे कोई उसकी भी जान ले ले। आज तक उसे अपने सपनों में उसकी मॉम का एक्सीडेंट याद आता है। वो फिर से किसी अपने को खोना नहीं चाहता। ये बात मिन ने भी आज उससे मिलकर की थी। उसे और किंग को तो मिन प्रोटेक्ट कर ही लेगा, लेकिन अगर वान ने संग से रिश्ता नहीं तोड़ा तो उसके दुश्मन संग की जान ले लेंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वान ने संग को छोड़ दिया और वान की ये बातें सुनकर चॉय को बहुत ही बुरा लगता है। अगले दिन अब हम रांग को पैलेस में होने वाले इनर कोर्ट बैंकेट इवेंट की तैयारी करते हुए देखते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ लेडीज का नाम गेस्ट लिस्ट में लिखा था। इस इवेंट की खबर मिन को भी पता थी। वहीं चॉय वान की तरफ से इस इवेंट के लिए संग को एक ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ इनविटेशन देता है, लेकिन संग इस इवेंट में जाने से मना कर देती है। अगर उसकी शादी वान से नहीं होने वाली तो वान के रॉयल इवेंट में जाकर वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करे। पर वान के कहने पर चॉय बार बार संग को इवेंट में आने के लिए मनाने लगता है, फिर भी संग बार बार उसके इन्विटेशन रिजेक्ट कर देती है। वहीं वान रांग से मिलता है,
जो कि संग से रिश्ता तोड़ने की खबर से बहुत ज्यादा खुश थी। पर वान उसे सीधा सीधा बता देता है कि संग से रिश्ता तोड़ना उसकी मजबूरी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। पर वो चाहता था कि रांग संग को रॉयल इवेंट के लिए खुद इनवाइट करे, जिसके लिए वो मान जाती है। इधर संग को हाई से खबर मिलती है कि किसी पर्सन ने गैरेज में उसकी कार के साथ कुछ तो गड़बड़ की थी, पर सीसीटीवी में कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। तब संग उसे गैरेज के सामने मौजूद कन्वीनियंस स्टोर की सीसीटीवी फुटेज चेक करने को बोलती है। तभी संग को वान का मैसेज मिलता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। इसीलिए संग उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वान उसे इवेंट में आने को बोलता है। पर संग उससे बहुत ही गुस्सा थी और उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। वान उसे समझाता है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने शादी तोड़ी है, लेकिन भला इवेंट में उसके आने से क्या ही बदल जाएगा, वहाँ पर क्या उसकी जान को वान की वजह से खतरा नहीं होगा। पर वान बोलता है कि मुझे ये सब नहीं पता, मैं सिर्फ तुम्हें उस इवेंट में देखना चाहता हूँ। वान की ऐसा जवाब सुनकर वो गुस्से में एक एरो उठाकर उसे वान की एक कैट को मारने वाली थी। वैसे वो कैट को मारने नहीं वाली थी, वो सिर्फ देखना चाहती थी कि वान किस तरह अपनी प्यारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, और उसका ये प्लान काम भी कर जाता है। वान तुरंत ही उठकर उसके हाथ से एरो छीन लेता है, जिस दौरान उसके हाथ में इंजरी हो गई थी। ये देखकर संग उसके हाथ में अपना स्कार्फ बांध देती है और उसे समझाती है कि वान को कभी भी किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, उसे अपने दिल को खुशी देने वाली चीजों के हिसाब से काम करना चाहिए। वान को पीछे हटने से ज्यादा अपनी रॉयल फैमिली से और सोसाइटी से लड़ना सीखना होगा। जिसके बाद संग को अपने एम्प्लॉय से पता चलता है कि उसकी कार को खराब करने वाला पर्सन कन्वीनियंस स्टोर में गया था और वहां पर उसने शॉपिंग करके क्रेडिट कार्ड यूज किया था। क्रेडिट कार्ड उसके भाई की कंपनी का था, इसीलिए उस पर्सन का नाम पता लगाने के लिए संग अपने भाई से हेल्प मांगती है। अब क्योंकि वो इस तरीके से अपने भाई से हेल्प मांग रही थी तो ताइजू को बहुत ही हंसी आ रही थी। पर जब उसे पता चलता है कि वो पर्सन संग को मारने की कोशिश कर रहा था तो वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। वहीं मिन संग के बारे में सोच रहा था। उसने जब हॉस्पिटल में उसे शादी के लिए प्रपोज किया था तब संग को समझ नहीं आया था कि आखिर मिन उसे शादी क्यों करना चाहता है। पर संग ने उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मिन सिर्फ 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेगा और वान के साथ डिवोर्स होने के बाद भी वो रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करेगी। इसीलिए संग को अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए सिर्फ वान से शादी करने की जरूरत थी। इधर कोर्ट लेडी जोंगमी संग को इवेंट में लाने के लिए वान से थोड़ा और कोशिश करने को बोलती है। वैसे भी कुछ दिनों में संग ने बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस की थी। उसके ऊपर पैलेस में आग लगाने का इल्ज़ाम लगा था, उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसके ऊपर इंटेरोगेशन भी बैठी। चुंगमी की ये सारी बातें सुनकर वान उसे कॉल करता है और शादी तोड़ने के लिए उसे माफ़ी मांगता है, साथ ही उसे इवेंट में आने की रिक्वेस्ट करता है। तब फाइनली संग मान जाती है। जिसके बाद अगले दिन चॉय संग के लिए फिर से वही ट्रेडिशनल ड्रेस और इनविटेशन लाता है, साथ ही उसे समझा देता है कि इवेंट में जाने के लिए संग को वही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना होगा और इवेंट में आई लड़कियां रॉयल फैमिली से मिले हुए रैंक के हिसाब से खड़ी रहेंगी। तब संग समझ जाती है कि रैंक तो उसे लास्ट रैंक में ही खड़ी रखेगी। अगर वान के साथ उसकी शादी होती तब तो वो फर्स्ट रैंक में खड़ी हो पाती। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। रात को संग इंटरनेट से इस इवेंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालती है। तभी उसे वान का कॉल आता है जो उसे बाहर मिलने बुलाता है, इसलिए वो उससे मिलने जाती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। जो बात वान को बहुत ही अजीब लगती है। संग उसे बोलती है कि वो सिर्फ रैंक के हिसाब से क्लास में चलने की प्रैक्टिस कर रही है, जो बात सुनकर उसे हंसी आ जाती है। अगले दिन हम किंग पैलेस में इवेंट शुरू होता है, जहाँ पर मीडिया और वीआईपी गेस्ट आए हुए थे। इवेंट में बुलाई गई लड़कियाँ भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर आ चुकी थी। रैंक भी इवेंट के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी होती है। आखिर इस इवेंट को वही लीड करने वाली थी। वहीं संग उसी ट्रेडिशनल ड्रेस को देख रही थी जो उसे आज पहनकर इवेंट में जाना है। तभी उसे कल रात की वान की बातें याद आती हैं, जो उसे अपने तरीके से खुद को दूसरों से यूनिक बनाकर लीड करने को बोलता है। ये चीज़ संग को बहुत ही अच्छे से आती है। अब संग को समझ में आ गया था कि उसे क्या करना है। इधर ताइजू को उस पर्सन के बारे में पता चल चुका था जिसने संग की कार खराब करके उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर्सन की अब मौत हो चुकी है। इस खबर से ताइजू और हानदा दोनों डर चुके थे। वहीं इवेंट के लिए सिलेक्टेड लेडीज अपनी सीट पर बैठ चुकी थी, सिर्फ वहां पर संग की सीट खाली थी। उसके बारे में बाकी लेडीज बहुत ही बुरी गॉसिप कर रही थी, पर रांग को वहां पर आता हुआ देखकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। वैसे उनकी ये बातें सुनकर रांग खुश थी। वो तो यही चाहती थी कि संग इस इवेंट में आने की हिम्मत भी ना करे। पर तभी संग वहां पर आती है मीडिया अटेंशन के साथ, वो भी अपने फैशन स्टाइल फॉलो करके।
जिसे वहाँ पर अलग मॉडर्न कपड़ों में देखकर रांग जरा भी खुश नहीं थी। पर वो मीडिया के सामने संग को कुछ बोल नहीं पाती। फिर भी वो संग को इंसल्ट करने के लिए उससे ज़्यादा बाकी लड़कियों को इम्पोर्टेंस देती है और संग को सबसे लास्ट में गर्मी में चलने के लिए मजबूर करती है। तभी वहाँ पर वान आता है जो कि संग का हाथ पकड़कर उसके साथ खड़ा हो जाता है। अब वान के साथ होने से संग लास्ट रैंक से रांग के पीछे सेकंड रैंक तक आ गई थी और वान का इस तरह सपोर्ट पाकर उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें पास का एक इंसिडेंट दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि स्कूल टाइम से वान संग को छुप छुप कर देखा करता था। मतलब कि वान मिन की तरह स्कूल टाइम से उसे प्यार करता था, लेकिन संग वान को तब जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। ये बात मिन ने भी नोटिस की थी, पर दोनों ने एक दूसरे से संग को लाइक करने वाली बात शेयर नहीं की थी। उल्टा दोनों स्कूल टाइम से अभी तक अच्छे दोस्त बने रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि किंग पैलेस में रात के इवेंट की तैयारी हो रही थी और पैलेस के अंदर वान संग के रेडी होने का वेट कर रहा था। पर वान के बाहर बुलाने पर संग चिल्लाकर उसे चुप करवा देती है क्योंकि वो उसे शांति से रेडी नहीं होने दे रहा था। तब कोर्ट लेडी जुंगमे और बाकी मेड्स संग के गुस्से को शांत करती हैं। कुछ देर बाद संग वान के सामने रेडी होकर आती है जिसे वान देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ लिटिल किंग को उसकी नानी रेडी कर रही थी। वैसे उसका इस इवेंट में रहना जरूरी नहीं था, पर अंकल वान के कहने पर ये इस इवेंट में जा रहा था। वहीं रांग भी इवेंट के लिए तैयार हो रही थी और मिन के साथ पार्टी में एंटर करती है। इस पार्टी में जेई भी आई थी जिसके साथ रांग वान की शादी करवाना चाहती थी। वो लड़की रांग से डरती थी और उसे जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट देती थी। वो संग की तरह खुद के लिए स्टैंड लेने वाली नहीं थी और यही बात तो रांग को पसंद है कि वान की वाइफ हमेशा उसके नीचे दब कर रहे। उसके बाद वान संग का हाथ पकड़कर पार्टी में एंटर करता है जिन्हें रांग से ज्यादा टेंशन मिल रही थी। लोग तो उनकी जोड़ी को ही देखते रह गए। वान और संग पार्टी में अपना बैले डांस करते हैं। रांग को लग रहा था कि उन दोनों का आखिरी डांस है लोगों के सामने अपना ब्रेकअप अनाउंस करने से पहले। पर वहाँ पर वो दोनों तो उन्हें लोग देख रहे हैं कि नहीं, इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अचानक वान अपना डांस रोक कर नील डाउन होकर अपनी मॉम की रिंग के साथ संग को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये चीज संग के साथ साथ सभी के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। रांग ने तो कभी ऐसा होने के बारे में सोचा भी नहीं था और उन्हें रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। संग ने वान का प्रपोजल एक्सेप्ट करके रिंग पहन ली थी और ये उन्हें अपनी मॉम के मना करने के बाद भी वान और संग को उनकी वेडिंग के लिए ब्लेसिंग्स दे दी। अब जाकर रान को समझ में आया कि वान ने उसके जरिए संग को इस इवेंट के लिए क्यों इनवाइट किया था और ये उनको इस पार्टी में क्यों बुलाया गया था। इस बात से रांग बहुत ज्यादा गुस्सा थी। मिन को भी संग और वान का रिश्ता देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से रांग उसे किसी भी तरीके से वान और संग की शादी अप्रूव करने से मना करती है। मिन प्राइम मिनिस्टर है तो कैबिनेट की पावर उसके पास ही रहेगी। दूसरी तरफ हाई किंग पैलेस आकर चॉय से मिलती हैं क्योंकि संग का कॉल नहीं लग रहा था। आज रॉयल अथॉरिटीज ने सिग्नल ब्लॉक जो कर दिए थे। इधर वान से पब्लिकली प्रपोजल मिलने के बाद संग का स्टेटस बढ़ गया था। कल तक जो लड़कियां नाजायज होने को लेकर उसे इंसल्ट करती थी, आज वही उसे रिस्पेक्ट दे रही थी। तभी पार्टी में रांग और मिन को थोड़ा सा गुस्से में आते हुए वान और संग नोटिस करते हैं। वान रांग को डांस के लिए अप्रोच करता है और डांस के दौरान दोनों संग के बारे में बात कर रहे थे। अब जब यूएन ने उन्हें ब्लेसिंग दे दी थी तो रांग उनके रिश्ते में डायरेक्टली ऑब्जेक्शन नहीं दे सकती थी। ऊपर से वान रांग के सामने उसके भाई की विल के बारे में बात करता है जो सुनकर रांग शॉक रह जाती है। वहाँ पर उस टाइम लोग थे इसलिए रांग खुद को शांत करती है। इधर संग भी मिन को डांस के लिए अप्रोच करती है। वान का दिया हुआ रिंग देखकर इमोशनल हो जाता है। आज उसने संग का हाथ जिस तरह से पकड़ा, सालों पहले मिन ने संग का पहली बार हाथ पकड़ा था जब वो लिफ्ट में फंस गई थी। मिन ने तब उसका हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट से बाहर निकाला था और उसका हाथ पकड़कर एग्जाम हॉल तक भगाकर ले गया था, नहीं तो उसका एग्जाम मिस हो जाता। इस तरह मिन हमेशा संग की हेल्प के लिए उसका हाथ पकड़कर खड़ा रहा। इसीलिए आज वो डांस के दौरान संग से एक प्रॉमिस करने को बोलता है कि वो कभी भी उसे झूठ नहीं बोलेगी और संग उसे ऐसे ही प्रॉमिस करती है। लेकिन इस दौरान रांग और मिन नोटिस करते हैं कि वान और संग की नज़र एक दूसरे से हट नहीं रही थी, जैसे कि दोनों एक दूसरे के प्यार में हो। फिर कुछ देर बाद वान और संग पार्टी से दूर लेक के सामने बात करने के लिए जाते हैं जहाँ पर संग रिंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तब वान उसे छुड़ाने के लिए डिवोर्स के बाद रिंग लौटाने को बोलता है क्योंकि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है और उसे नेशनल ट्रेजर कहा जाता है। जो सुनकर संग गुस्से में रिंग निकालने वाली थी पर वान उसे रोक देता है और उसके बालों को प्यार से टच करता है जो देखकर संग एम्बैरेस फील करती है। दूसरी तरफ चॉय गेस्ट से मिले फ्लावर्स को फ्लावर बैच में अरेंज कर रहा था
तब आई उसे फ्लावर्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देती है। उसके पेरेंट्स की फ्लावर शॉप थी तो उसे फ्लावर्स के बारे में अच्छे से पता था, जो देखकर चॉय उससे इम्प्रेस होता है। तभी वहाँ पर वान और संग आते हैं और संग खुशी से हाई को अपनी प्रपोजल रिंग दिखाती है। हाई भी उसे न्यूज़ में उनकी शादी की खबर दिखा रही थी। उनका मैरिज प्रपोजल बाहर आने के बाद संग की कंपनी के स्टॉक्स फिर से बढ़ गए थे और कुछ न्यूज़ एजेंसीज उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। ये सब सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उसे खुश देखकर वान भी खुश था। वहीं वान ने जो संग को शादी के लिए प्रपोज किया, इस न्यूज़ से ताइजू और हांदा भी काफ़ी खुश थे। अब तो वो लोग भी ऑफिशियली रॉयल फैमिली का पार्ट बन चुके हैं, पर उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं संग की जान को कोई खतरा तो नहीं है, नहीं तो उसे मारने की कोशिश करने वाले पर्सन को कौन मारेगा। अगले दिन अब रांग अपने फादर जियोंग को किसी भी तरह वान और संग की शादी रोकने को बोलती है। वो खुद भी इस शादी को कैबिनेट से अप्रूव नहीं होने देगी। ऊपर से रांग को इस बात का डर भी है कि कहीं वान को उसकी भाई की विल के बारे में ना पता लग जाए, जहाँ पर हुआन ने मरने से पहले वान को किंग बनाने की बात लिखी थी। वैसे उस आग में सब कुछ जल गया था तो वान को विल नहीं मिलनी चाहिए। फिर भी रांग वान को किसी भी कीमत में किंग नहीं बनने देगी। किंग तो उसका बेटा ही रहेगा। इधर संग के फादर उसके और वान के रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे। रॉयल फैमिली में सभी लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं, इसीलिए वो ताइजू से संग के साथ किसी भरोसेमंद पर्सन को रखने को बोलते हैं और आंदा से बोलते हैं कि वो अपनी सिस्टर को पैलेस में कोई जॉब करने के लिए बोले। उनकी फैमिली का कनेक्शन इतना तो स्ट्रॉन्ग है ही कि ये काम हो जाएगा। इस तरह आंदा की सिस्टर संग के करीब रहेगी और उन्हें उसकी खबर मिलती रहेगी। मतलब कि वो संग से नाराज और गुस्सा जरूर थे, पर है तो वो उनकी बेटी, इसीलिए उन्हें उसकी फिक्र भी लगी रहती है। जिसके बाद ताइजू और हांदा संग से मिलने के लिए जाते हैं और इस बारे में बोलते हैं। साथ ही ताइजू संग को उस पर्सन की मौत के बारे में बताता है जिसने उसकी कार खराब की थी। ऊपर से उस पर्सन की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाई और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इस खबर से संग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर उसके हाथ में होता तो वो उस पर्सन को खुद ही मार देती है और इस प्लान के पीछे कौन है इसका भी पता लगा लेती है। तभी वहाँ पर हाई आती है और उन्हें वहां से जाने को बोलती है क्योंकि संग का मीडिया के साथ इंटरव्यू था। कुछ देर बाद इंटरव्यू के दौरान मीडिया संग से उसके और वान के बारे में पूछ रही थी। दोनों का प्यार कितना पुराना है, क्या दोनों स्कूल टाइम से साथ हैं। तब संग को वो सभी पल याद आते हैं जब वान ने उसे प्रोटेक्ट किया था। ये सब याद करके उसके फेस पर एक अलग ही स्माइल थी। ऊपर से वो इंटरव्यू के दौरान बार बार अपनी प्रपोजल रिंग को फ्लेक्स कर रही थी। ये इंटरव्यू जब रात को वान देखता है तो उसकी हंसी नहीं रुकती। संग उस रिंग को शो ऑफ करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। संग भी अब वान के पर्सनल पैलेस में रहने के लिए वापस आ गई थी, जिससे पैलेस में सर्वेंट बहुत ज़्यादा खुश थे और इस बार संग को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई भी उसी पैलेस में रहने वाली थी। यहाँ पर संग का सामान एरम रख रही थी। एरम को उसका एक पर्स बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तभी वहाँ पर हाई आती है और एरम को बाहर भेज देती है। यहाँ पर उन्हें अब तक पता चल चुका था कि एरम किसी के कहने पर उन पर नज़र रख रही है। बस वो लोग उस पर्सन का पता लगाने के लिए एरम को जॉब से नहीं निकाल रहे और उसके सामने अनजान बन रहे हैं। उसी टाइम संग को वान का कॉल आता है जो उसे कल किंग पैलेस में मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ वो लोग अपनी वेडिंग की प्लानिंग करेंगे। वान की ये बात मानकर संग अगले दिन उससे मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर मिन को भी बुलाया गया था। आखिर प्रिंस की शादी है तो प्राइम मिनिस्टर का रहना ज़रूरी है, लेकिन मिन और संग को एक साथ आता हुआ देखकर वान थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था। ऊपर से जब शादी के खर्चे की बात सुनकर संग शॉक हो गई थी तो मिन उसे शांत करवा रहा था, जो देखकर वान मिन को संग से थोड़ा सा दूर रहने को बोलता है। तब संग वान को फाइनली बोल देती है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में मिन को पता है। वैसे वान की जेलसी जेन्युइन थी, पर यह बात संग को कहाँ पता होगी। इधर आजकल चॉय हाई से बात करने का बार बार मौका ढूंढता रहता था, लेकिन हमेशा कोई ना कोई उनके बीच आ जाता था और चॉय उससे खुलकर बात नहीं कर पाता और हाई भी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी। वहीं हांदा ताइजू के साथ अपने फादर से मिलने के लिए आई थी। उसके फादर के रॉयल फैमिली के साथ अच्छे कनेक्शंस थे। उसी के बेसिस पर वो अपनी सिस्टर की जॉब पैलेस में लगवाने की बात करने आई थी ताकि उसकी सिस्टर संग पर नज़र रख सके। इस दौरान हांदा की मुलाकात उसी फ्रेंड से होती है जो कि हमेशा उसे इंसल्ट करने का मौका ढूंढती है, पर इस बार हांदा संग की शादी वान के साथ होने वाली है ये बात बोलकर उसका मुंह बंद करवा देती है। इधर वान संग को मिन से ज़्यादा उस पर भरोसा करने के लिए बोल रहा था, लेकिन संग के हिसाब से मिन ने स्कूल टाइम से उसका हमेशा साथ दिया है, उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ा, तो वो उस पर ही भरोसा करेगी।
ये सुनकर वान संग के साथ उनकी शादी के कॉन्ट्रैक्ट रूल्स बनाने लग जाता है, जहाँ पर दोनों अपनी अपनी डिमांड रखते हैं। जब दोनों ये सब डिस्कस कर रहे थे तभी वहाँ पर रांग उनसे मिलने के लिए आती है, तो दोनों उस पेपर को छुपा देते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रूल्स लिखे थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो दोनों खड़े रहते हैं और उन्हें ऐसे देखकर रांग को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और वान और संग को रात का डिनर उसके साथ करने के लिए बोलती हैं। इधर रात को चॉय हाई को डिनर पर ले गया था। इस दौरान चॉय उससे मर्दों को लेकर कुछ सवाल पूछते हैं, जो सवाल हाई के लिए बहुत ही शॉकिंग थे। दूसरी तरफ वान और संग रांग के कहने पर उसके साथ डिनर करने के लिए आए थे। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, रांग उनके साथ हंसी मजाक कर रही थी और उनके बीच बातें हो रही थी, पर अचानक से रांग वान को उनके रॉयल फैमिली मेंबर की मौत के लिए ब्लेम करने लग जाती है। उसके मुताबिक वान की वजह से ये उसके अपने फादर और भाई की मौत हुई। अगर वान को मौका मिले तो वो किंग थ्रोन पाने के लिए अपने नेफ्यू यीयुन को भी मार डालेगा। वान को ये बातें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी, पर वो रांग को कुछ बोल नहीं पाता। तब संग उसे कंफर्ट करने के लिए उसका हाथ पकड़ती है और बहाना बनाकर डिनर से वान के साथ उठकर चली जाती है। उस टाइम संग को रांग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने वान की जिस तरीके से इंसल्ट की उसे देखा नहीं जा रहा था। तब वान उसे शांत करता है और उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है। जब भी वो परेशान या फिर दुखी होता है वो लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता है। इस तरीके से उसे ऐसा फील होता है कि वो अपनी परेशानी से दूर हो रहा है बिना किसी फिक्र के। ये सुनकर संग उसे अपनी याच पर लेकर जाती है और वान के साथ उसी याच में दुनिया से दूर अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए निकल जाती है, जिससे वान को बहुत ही अच्छा लगता है। इधर येयोन एक्साइटेड होकर वान और संग से मिलने के लिए आया था, पर उनके पैलेस में ना मिलने पर वो उदास हो जाता है। वहीं संग आज वान से उसके सभी रॉयल रूल्स तोड़वा रही थी। बाहर का खाना खाना रूल के खिलाफ था, पर संग उसे वो भी खिला रही थी, क्योंकि अब वान एक कॉमन लड़की से शादी कर रहा है तो कॉमन मैन की तरह उसे थोड़ा सा बिहेव करना होगा। इस चक्कर में वान की हेल्थ थोड़ी सी खराब भी हो जाती है, पर संग उसे संभाल लेती है। फिर वो वान को लेकर याच के ऊपर जाती है और टाइटैनिक वाला पोज करती है ताकि वान को मरने जैसा फील हो। इस दौरान गलती से दोनों गिर जाते हैं और एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं, जहाँ पर वान संग को किस कर लेता है और संग भी उसे रोकती नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।